चारू की शादी की चहल पहल सिर्फ उसके घर में ही नहीं बल्कि चाणक्यपुरी के पूरे मोहल्ले में थी। और हो भी क्यों नहीं, सूर्य कुमार आईएएस की बेटी की शादी जो थी, जिसे देखो वो ही आज से लेकर परसों तक होने वाली रस्मों में सजने संवरने पहनने ओढ़ने की तैयारियों में व्यस्त था। कौन सबसे बढ़कर खूबसूरत दिखे, हर उम्र की दहलीज पर एक होड़ सी लगी थी। पुरुष वर्ग एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर दौड़ लगाकर परसों आने वाली बारात की रंगीन तैयारियों में व्यस्त थे। आज मेहंदी की रस्म थी। बच्चियों कुंवारियों से लेकर महिलाओं तक की हथेलियां मेहंदी के बेलबूटे से सजने के लिए आतुर थे। मेहंदी वालियां मेहंदी घोलकर बेसब्र हो रही थी कि कब वे 100 हथेलियों पर कुशलता का कमाल दिखा सबसे नेक वसूलें। लेकिन व्यग्रता से क्या होना था, जब तक बड़ी माँ आकर चारू की हथेलियों पर मेहंदी की बूटे नहीं रखती, इस रस्म की शुरुआत ही नहीं होनी थी। सभी की टकटकी दरवाजे पर लगी हुई थी। अपनी जेठानी की प्रतीक्षा में बालकनी से अंदर व दरवाजे तक बेचैनी से चहलकदमी करते चारू की माँ वानी के पांव थक ही नहीं रहे थे। बड़ी माँ की लंबी प्रतीक्षा से उबकर चारू की एक मुंहफट सहेली बोल पड़ी, चारू, सुहागिनों की इस रस्म में तेरी बड़ी माँ का क्या काम है कि उनका इतना इंतजार किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो शादी के शुभ कार्यों से विधवाओं को दूर रखा जाता है। अपनी सहेली के मुंह पर अपनी हथेली रखकर चारू ने आगे के वार्तालाप पर विराम लगा दिया। अपनी थरथराती एवं अरुद्धावास पर काबू पाते हुए कहा, चुप रहो, कहीं माँ ने सुन लिया तो वो सारी रस्मों की अदायगी पर पाबंदी ही लगा देंगी। बड़ी माँ की मौजूदगी ही सारे रस्मों का पर्याय है, कहते हुए चारू अपनी सारी सहेलियों के साथ पूजा घर में आ गई। पूजा घर में बने हुए मंदिर के सबसे ऊपर रखी गई अपनी बड़ी माँ की आदमकद तस्वीर और उससे जरा हटकर अपने बड़े बाबूजी के जोड़े वाले फोटो को इंगित करते हुए चारू ने कहा, मेरी माँ के जीवन में सभी रिश्ते मेरी बड़ी माँ से ही शुरू होकर उन्हीं पर समाप्त होते हैं। उन्होंने अपने आप को इन्हें समर्पित कर रखा है। माँ की सारी शक्तियों का स्रोत बड़ी माँ है। इसके पीछे बड़ी मार्मिक गाथा है, कहते हुए चारू विगत के उस गलियारे में प्रविष्ट कर गई जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। 25 साल पहले बाबूजी से पवित्र बंधन की गांठ जोड़े विरह मिलन के सागर में डूबती उतराती विवाहित जीवन के रंग बिरंगे सपनों को आंखों में सजाए सजी धजी गाड़ी में माँ रांची से पटना आ रही थी कि रास्ते के किसी चढ़ाई उतराई पर सुमो गाड़ी, जिसमें मेरे बड़े बाबूजी अपने चाचा, फूफा, मामा और 2-4 और संबंधियों के साथ बैठे थे, ब्रेक की खराबी के कारण लुढ़कते हुए खाई में जा गिरी। सारे लोग पूरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन बड़े बाबूजी ने हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। जिस घर में चारों ओर खुशियां नाच रही थी, इस दुर्घटना की खबर आते ही मातम छा गया। किसी ने मां के आगमन को मनहूस ठहराया तो कितने मन ही मन मेरी दादी के इतने बड़े दुर्भाग्य पर भी बड़ा आनंदित थे कि चलो राम लक्ष्मण की जोड़ी तो टूटी। कितना अभिमान था इन्हें अपने आईएएस और आईपीएस बेटों पर। हालांकि मेरे दादा दादी के मन में ऐसी भावनाएं कभी नहीं आई। उन्होंने अपने श्री कृष्णापुरी वाले मकान में गेट के दोनों ओर की दीवारों पर बड़े ही शौक से सुनहरे अक्षरों में अंकित अनिल सहाय आईएएस एवं सुनील कुमार आईपीएस की तख्तियां लगवाई थी, जिसे देखकर बाहर वाले जहां उनकी तकदीर की सराहना करते नहीं थकते थे, वहीं उनके परिवार की छाती पर मारे ईश्वर के सांप लौट रहे थे। वे ही उस दिन घड़ियाली आंसू बहाते हुए कुलक्षणी, डायन आदि विशेषणों से मेरी माँ को विभूषित कर रहे थे। दादी और बड़ी माँ की मौन सिसकियों की अनुगूंज से सारा घर कंपित था।
इधर आधे रास्ते से ही माँ को लौटा दिया गया। बिना किसी दोष के ही मेरी माँ उपेक्षित, दंडित और प्रताड़ित हुई। घर में बड़े बाबूजी के देहावसान के समाचार से प्रस्तर बनी शोकाकुल दादी और बड़ी माँ को ऐसा धक्का लगा कि उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा। ना जाने कितने दिनों तक शिला बनी ये दोनों बड़े बाबूजी की शादी की तस्वीर को आपलक निहारती रहीं। कब बड़े बाबूजी के मृत शरीर को लाया गया, कब सजा सवार कर उन्हें इस घर से विदाई दी गई, कब पीले जोड़े रोली चंदन से सजा दूल्हा यानी मेरे बाबूजी के केश विहीन होकर सफेद वस्त्र धारण कर चुके थे। सभी बुजुर्गों के मना करने के बावजूद अपने बड़े भाई का सारा संस्कार मेरे बाबूजी ने ही किया। मैं तो भातहीन होने के साथ पितृहीन भी हो गया हूँ कहकर मेरे बाबूजी का फफक कर रोना सभी के पलकों को भिगो गया। 2 साल पहले ही साइलेंट हार्ट अटैक से मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी। बड़ी मुश्किल से दादी दुख के गहन अंधेरे से निकली ही थी कि दुर्घटना में बड़े बाबूजी का गुजर जाना मानो सारा आकाश ही तोड़ गया था। वो बड़ी माँ ही थी जो दादी के अंतर्मन के भीषण हाहाकार को अपने मौन वार्तालाप में समेट उनकी जिजीविषा को जागृत कर सकी थी। इधर बड़ी माँ की दबंग एमएलए माँ की रुदन से सारा घर थरथरा उठा था। कहते हैं कि वे बड़ी माँ को अपनी बाहों के घेरे में बांध बारंबार यही कहे जा रही थी, लो बेटी के साथ मैंने भी सुहाग की सारी निशानी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछुए सभी उतार दिए। अब उसी दिन इसे धारण करूंगी जिस दिन मेरी बेटी फिर से सुहागिन बनेगी। इतना लंबा जीवन अकेले कैसे बिताएगी? मैं साल के अंदर ही इसका ब्याह रचाऊंगी। उनके प्रलापों ने सभी को सहमा कर रख दिया था। फिर बड़ी माँ के तन से सुहाग चिन्ह निकालने की हिम्मत किसी को भी नहीं हुई। बेसुध हुई बड़ी माँ को होश तो उस दिन आया जब उनकी माँ ने अमित भैया के साथ उन्हें ले जाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। उसी विक्षिप्तावस्था में वे दादी के गले से लिपटकर चीख उठी। फिर उन दोनों के विलाप से सभी बिलख उठे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बड़े बाबूजी की मृत्यु जैसे आज ही हुई हो। जी भर कर रो लेने के बाद बड़ी माँ ने अमित भैया को गले से लगाया, अपनी आंखें बंद कर ली। सामान्य अवस्था में आते ही बड़ी माँ ने अपने तन से खुद ही सुहाग चिन्हों को हटा दिया। कहते हैं कि उनके उदास पर दपदप करते अलौकिक श्री की आभा से सभी की आंखें चौंधी आ गई थी। दादी को होश आया तो वे बिलख उठी, तेरी इतनी रूप राशि को मेरी टूटी हुई जीर्ण शीर्ण सी काया कहाँ रख पाएगी। चली जा दुल्हन अपनी माँ के साथ। इतनी छोटी सी उम्र वैधव का डंक सहने के लिए नहीं है। तेरे उजड़े हुए संसार को बसाने में वे सभी तरह से समर्थ हैं। दुल्हन भी कह रही हैं और यहाँ से जाने को भी कह रही हैं। जहाँ अब तक के मेरे जीवन की खट्टी मीठी मधुर स्मृतियाँ बिखरी हुई हैं, इतने ही दिनों के उनके साथ ने 7 जन्मों का सुख दे दिया है। फिर मैं अकेली कहाँ हूँ? उनका प्रतिरूप अमित जो मेरे साथ है, जिसको अपनी सतत एवं दुर्गम आराधना की कसौटी पर साध कर ऐसे प्रतिबिंबित करना है कि उनका नाम जगमगा उठे। इस संकल्प की दृढ़ता की शक्ति का स्रोत आप हैं माँ। किसी व्यक्ति का मरना जिंदगी का खत्म हो जाना नहीं है, जबकि उसकी जिजीविषा संतति के रूप में मौजूद हो और अमित हमारे पास है। कहती हुई बड़ी माँ ने जाने से साफ मना कर दिया था। उतनी दुखद परिस्थिति में भी गहन तल्लीनता के साथ जीवन के 2 विपरीत ध्रुवों की अनछुई ऊंचाइयों और अबूझ गहराइयों में झांकने का साहस बड़ी माँ ही कर सकती थी। सबसे अलग हटकर कुछ कर लेने को जुनून था उनमें।
तभी तो हर दंड, हर उपेक्षा, हर प्रताड़ना को उसकी औकात पर शर्मसार करती हुई वे 2 महीने बाद ही बड़े धूमधाम एवं बाजे गाजे के साथ माँ को विदा करा लाई। अपनी मामी से सुना था कि विदा कराने बाबूजी के साथ पहुंची बड़ी माँ से लिपटकर मातृ पितृहीन मेरी माँ घंटों रोती रही। समाज के स्थापित मान्यताओं से टकराना कोई साधारण बात थोड़ी ही थी। ऐसे ही उनके लाड प्यार में अभिभूत हुई मेरी माँ का घर संसार बसा। रूप गुण से परिपूर्ण मात्र 6 वर्षों का वैवाहिक जीवन बिताकर भरी जवानी में विधवा हुई बड़ी माँ ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने की ठान ली। 4 साल के अमित भैया को माँ की गोद में डालकर वे निश्चिंत होकर अपनी एमए की पढ़ाई की साधना में जी जान से जुट गईं। माँ ने भी अमित भैया की देखरेख में अपनी संपूर्ण ममता को उड़ेलकर उन्हें कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया। इसी बीच बड़ी माँ ने अपनी एमएलए माँ की मदद से माँ की नियुक्ति महिला कॉलेज में करवा दी। ऐसे माँ की भी शैक्षणिक योग्यता कोई कम नहीं थी। बीएससी ऑनर्स एवं एमएससी दोनों में माँ को फर्स्ट क्लास आया था। 2 साल बाद उनकी भी एक निष्ठ तपस्या रंग लाकर ही रही। मेरी प्रतिभाशालिनी तेजस्विनी बड़ी माँ ने एमए में एग्जाम में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उनके रूप रंग गुण तेजस्विता पर मुग्ध होकर कितने योग्य लड़कों ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। कितने अच्छे घरों से रिश्ते भी आए, पर उन्होंने ठुकरा दिया। सुना है किसी के सच्चे प्यार की प्रबलता ने उनकी नींद उड़ाकर रख दी थी। उसे आहत कर वे भी तड़पी थीं और इस तरह हाँ ना की असमंजस में पड़ी बड़ी माँ ने परिवार की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को ही प्राथमिकता दी। अपने प्रगतिशील तेवर के साथ यथार्थ भावभूमि पर जीवन को प्रतिष्ठित करना ही बड़ी माँ ने उचित समझा। साल भर तक घर पर ही तैयारी करके उन्होंने आईएएस की परीक्षा में 20वां रैंक प्राप्त किया तो मेरी दादी ने आंसू बहाते हुए मारे खुशी के गदगद होकर उनको हृदय से लगा लिया था। ट्रेनिंग के लिए जाती हुई बड़ी माँ को माँ ने अमित भैया की अच्छी तरह से देखभाल के प्रति सब तरह से आश्वस्त करके ही भेजा था। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली नियुक्ति देवघर में हुई तो उन्हें वहां व्यवस्थित करने के लिए दादी के साथ माँ भी गईं। तब अमित भैया सेंट माइकल स्कूल में पढ़ने लगे थे। सीनियर एसपी बनकर पापा भी पटना आ गए थे और उसी साल मेरा जन्म हुआ। समय से पहले मेरे पैदा होने के कारण ऐसी जटिलताएं पैदा हो गई थी कि भविष्य में माँ के फिर से गर्भधारण की सारी संभावना ही समाप्त हो गई थी। मेरे जन्म के हर्षोल्लास के बीच बड़ी माँ ने न जाने कैसे माँ की अंतर्वेदना को जान लिया और मुझे छाती में समाते हुए मेरी माँ से कहा, क्यों रे छोटी, बेटे की माँ नहीं बन सकोगी? यही अंतर्वेदना तुम्हें व्यथित कर रही है ना? तुम तो पहले से ही अमित की माँ हो। अपनी चंदा जैसी प्यारी बिटिया को हमें दे दो, फिर देखती हूँ इन दोनों में कौन ज्यादा सुयोग्य निकलता है, तुम्हारा ये बेटा या मेरी ये बेटी। देखना तुम कैसे मैं इसे आदि शक्ति का स्वरूप देते हुए अपनी आकांक्षाओं एवं सपनों का पंख देते हुए इसके उड़ान के लिए अमित से भी बड़े क्षितिज की तलाश करती हूँ। किसी परजाई के लिए ऐसी भविष्यवाणी मेरी बड़ी माँ जैसी विशाल हृदय ही कर सकती थी। न जाने कैसे वे सबके मन की प्रतिछाया बन जाया करती थी, फिर संजीवनी बूटी बनकर सभी के जीवन में खुशियों का प्रस्फुटन कर जाती थी। सदा ही नक्शिक प्रेम से उमकती, सभी के लिए हंसी के फूल छितराती, ममता बिखेरती हुई उनकी भुवन मोहिनी छवि पर मेरी दादी आजीवन बलिहारी रही। जहाँ कितने परिवार जरा सी तकरार पर विकटित होकर बिखर जाते हैं, वहीं मेरी माँ की शादी बड़ी माँ के इतने बड़े दुर्भाग्य का निमित्त बनी। फिर भी वे उन पर अपना स्नेह लुटाती ही रहीं।
माँ ने जन्म दिया, दादी ने पाला, पर अपने सधे हुए प्यार और अनुशासन के चाबुक से ही साध कर पहले अमित भैया को, फिर उन्होंने ही मुझे जीवन संग्राम में उतारा। उनके हृदय में मेरे लिए अमित भैया से भी बढ़कर प्यार का समंदर उमड़ रहा था। उनकी असीम महत्वाकांक्षाएं ही आकांक्षाओं के अनंत आकाश में उड़ान भरने की मेरी ताकत बनी, जिसके कारण मैं आईआईटी की टॉपर बनी। ये सफलता मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उसे हासिल करके मैं अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी अप्रत्याशित सफलता के लिए प्रशंसित हुई। महीनों तक बधाइयों का सिलसिला चलता रहा। ये बड़ी माँ का ही अद्भुत प्रोत्साहन था कि मैं सभी को गौरवान्वित कर सकी। अपने निर्णय पर अडिग रहने का हौसला, उज्ज्वल चरित्र की दृढ़ता और व्यक्तित्व की कर्मठता आदि गुणों के कारण अपने ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार के जीवन पथ को प्रशस्त किया। अन्यथा पारिवारिक ईर्ष्या द्वेष में झुलस कर न जाने कितने सपने तो प्रपुष्टित भी नहीं हो पाते हैं। उन्हीं की दूरदर्शिता थी कि आज हम सभी दिल्ली में एक साथ रह रहे हैं। माँ हंसराज कॉलेज में प्राध्यापिका हो गई तो पापा भी एयरलाइंस में आईजी होकर यहीं आ गए। यूपी कैडर में अमित भैया हैं जो महीने में एक बार दिल्ली आ ही जाते हैं। बड़ी माँ ने अपने ही बैचमेंट की बेटी से उनकी शादी करा अपने पैरों तले की जमीन मजबूत कर ली। अपार सौंदर्य के साथ उन जैसी अद्भुत प्रतिभाशालिनी के लिए पुरुष प्रधान समाज में चुनौतियों की कमी नहीं थी। पग पग पर जहां एक ओर बाधाओं के पहाड़ खड़े थे तो दूसरी ओर फिसलन की खाई थी, पर वे अपनी सादगी से सबको सम्मोहित कर जीवन प्रांगण को सजाती संवारती रही। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन के लिए मैं उड़ान भरने वाली थी। इसी बीच मैं गीत के परिवार वालों को भाग गई। सब तरह से गीत को सुयोग्य पाकर रिश्ते के लिए बड़ी माँ ने हामी भर दी। अब तुम सभी समझ सकती हो कि बड़ी माँ की इस घर में क्या अहमियत है। बड़ी माँ के जीवन क्षितिज में चारों कुश और तारे सितारे जड़ने वाली ही थी कि वे उसे पुकारती हुई उधर ही आ गई। फिर क्या था, पल भर में ही सबों के विस्मित, चकित, हर्षित और आश्रुपूरित नेत्रों ने प्रतिबिंबित विगत को देख लिया और अपनी भुवन मोहिनी मुस्कान में नहलाती हुई बोली, मेहंदी लगवानी नहीं तुम सबको? चलो उठो सभी और जाकर नाचो गाओ। कहते हुए मेहंदी वालियों को नेक के रुपए थमाते हुए उन्होंने चारों की दोनों हथेलियों पर मेहंदी के बूटे रखे तो मेहंदी की रस्म के फिल्मी गानों से घर गूंज उठा। इधर चारू की हथेलियां मेहंदी के बूटों से सजने लगी। उधर वानी ने मेहंदी लगाने के लिए अपनी जेठानी की हथेली के साथ अपनी हथेली को भी फैला दिया। अनिवर्षणीय आनंद की उष्णता से सभी ओतप्रोत थे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।